हेलो डियर स्टूडेंट्स, 11th क्लास बच्चे। लास्ट टाइम हमने गैसेस के एक्सचेंज के बारे में पढ़ा था और आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ओके बेटा, तो सबसे पहली बात बेटा, जो दो गैसेस इन्वॉल्व होंगी, ट्रांसपोर्टेशन हम पढ़ रहे हैं गैसेस के बारे में, तो वो दो गैसेस कौन सी हैं? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो मेन मीडियम कौन सा होएगा बेटा ट्रांसपोर्ट करने का? वो होएगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बेटा, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 और O2, इनका मेन जो मीडियम होएगा ब्लड के अंदर प्लाज्मा भी होता है और कुछ आयंस भी होते हैं और RBCs होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन को मेन जो ट्रांसपोर्ट करता है वो कौन करता है? RBCs करती हैं। मींस 97% RBCs के द्वारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है और जो 3% रह जाती है वो ऑक्सीजन को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? प्लाज्मा के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है जी, ऑक्सीजन की तो होगी परसेंटेज कंप्लीट, लेकिन अगर हम बाद में हम बात करेंगे CO2 की। ठीक है, तो CO2 की ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है? 20 to 25% तो CO2 की ट्रांसपोर्टेशन RBCs करवाता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखिए RBCs करवाता है। और 70%, नियर अबाउट 70, नॉट एग्जैक्ट 70% वो क्या होती है? एज अ बायोकार्बोनेट हमारे ब्लड के अंदर मिलती है हमें। और जो रिमेनिंग 7% है CO2 का, वो कौन लेके जाता है? प्लाज्मा लेके जाता है। तो इसकी क्वेश्चनिंग कैसे हो सकती है कि आपको परसेंटेज पूछी जा सकती है, जैसे ऑक्सीजन को 90% किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, और एज अ बायोकार्बोनेट कौन सी गैस ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक बेटा, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। इसमें हम बात करेंगे इस ग्राफ के बारे में। ठीक है जी, इस ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो हमारा ब्लड है, ब्लड के अंदर कौन सा पिगमेंट होता है? हीमोग्लोबिन पिगमेंट, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है। हीमोग्लोबिन किसके साथ बाइंड करता है? हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है तब वो क्या कहलाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, जैसे ही ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा उसको क्या बोलेंगे हम? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो इसके अंदर बेटा इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन को कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट कर सकते हैं? ठीक है, तो कौन से फैक्टर हो सकते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का, और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। ठीक है बेटा, ये 4 फैक्टर्स हैं जो किसको इफ़ेक्ट करेंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन को। तो ये जो शेप है ग्राफ के अंदर, ये शेप आप देख रहे हो, ऐसी शेप सिग्मोइड, इसको कर्व को हम क्या बोल सकते हैं? सिग्मोइड कर्व भी बोल सकते हैं और ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी बोल सकते हैं। ठीक है, दो नाम है, दोनों नाम से बेटा इसका ग्राफ आ सकता है। तो एक साइड देखिए इसके पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दिखाया गया है और दूसरी साइड क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मीन्स जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपको ये जो कंसंट्रेशंस बताई गई हैं, 2 कंडीशंस हैं, इसको रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपनी कॉमन सेंस को यूज़ करना। मैं समझाती हूँ आपको। ठीक है, जो हमारे वो होते हैं बेटा, एल्वुलाई होते हैं। ठीक है, एल्वुलाई होते हैं एक, और एक होते हैं टिश्यूज़। एल्वुलाई से क्या होएगा? जो हमारा पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो हाई होएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एल्वुलाई ऑक्सीजन को टिश्यूज़ तक लेके जाएगी, तो एल्वुलाई के पास ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो ज़्यादा होएगा और CO2 का ऑब्वियसली कम होएगा, और जो हाइड्रोजन आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन भी कम होएगी और टेम्परेचर भी कम होएगा। और दूसरी बात, टिश्यूज़ में अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि टिश्यूज़ में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होएगी। टिश्यू में से कार्बन डाइऑक्साइड लेके हम कहाँ लेके आएंगे? एल्वुलाई के अंदर, और वापस एक्सपीरेशन एटमॉस्फेयर में उसको छोड़ेंगे। ठीक है जी, तो लो होती है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का और हाई होता है पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का, और कंसंट्रेशन होती हैं वो हाई होंगी और टेम्परेचर भी
हाई होएगा। ठीक है, ये फैक्टर्स होते हैं जो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। और लास्ट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml। मतलब अगर 100 ml डिलीवर हो रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजन अगर ब्लड के अंदर तो ऑक्सीजनेटेड हो गया ऑब्वियसली, ठीक है। 100 ml अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर हो रहा है उसमें से 5 ml ऑक्सीजन ही टिश्यूज़ को मिलेगी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट। ठीक है जी। नेक्स्ट इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है तब कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, क्या चीज़ होती है, ठीक है, किसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, वो चीज़ इसमें बताई गई है। ठीक है, सबसे पहले तो CO2 है जो वो हीमोग्लोबिन उसको कैरी करके रखता है। क्या बोलते हैं उसको? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। जैसे हम ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं और कार्बन के साथ जब होएगा हीमोग्लोबिन तब कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है जी। तो जैसे हमने पढ़ा था टिश्यूज़ के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन कम होती है और CO2 है जो वो ज़्यादा होती है। तब इसको क्या करेंगे हम, कैसे बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो नेक्स्ट पेज, हाँ जी, ये देखिए ये चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ बाइंड करेगी? H2O के साथ बाइंड करेगी। जब H2O के साथ बाइंड करेगी तब हमारे ब्लड के अंदर एक एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। वो क्या करेगा, इसको कंबाइन कर देगा, H2CO3 बना देगा। और H2CO3 की फिर क्या होएगी, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में वो आयंस में टूट जाएगा। ठीक है, HCO3 नेगेटिव और H पॉजिटिव इन आयंस में वो क्या करेगा, तोड़ देगा, जिसकी वजह से क्या होएगा, इजीली जो CO2 है वो एल्वुलाई से और हमारी बॉडी से रिमूव आउट हो जाएगी। ठीक है, पहले टिश्यूज़ में से एल्वुलाई में आएगी, फिर एल्वुलाई में से बाहर जाएगी। ठीक है जी। तो इसमें एवरी 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितनी डिलीवर करता है एल्वुलाई को? ठीक है, 4 ml CO2। अगर हम बात करें एल्वुलाई से टिश्यूज़ के पास कितनी ऑक्सीजन जा रही है? 5 ml। और अगर हम बात करें CO2 की, वो कितनी एल्वुलाई को दे रहा है? 4 ml। ठीक है, आपको ये पता होगा ना, ऐसे देखो, ये है एल्वुलाई, एल्वुलाई का ब्लड के साथ लिंक होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये O2 इसको देगा और CO2 यहाँ से लेके जाएगा। ठीक है जी, CO2 इस साइड लेके जाएगा ना और O2 इसको लेके जाएगा। ओके, क्लियर जी? सॉरी, एक मिनट, इसको इरेज कर दूँ। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में क्या बताया गया है, मेनली इसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है? ठीक है, कौन इसको रेगुलेट करता है? जैसे कि पता ही है हमारा सारा जो सिस्टम है वो कौन रेगुलेट करता है? ब्रेन। लेकिन ब्रेन में कौन सा पार्ट, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ब्रेन में कौन सा पार्ट रेगुलेट करता है? हाँ जी, ये देखिए यहाँ पर मेडुला रीजन। तो कौन रेगुलेट करता है? मेडुला रीजन करता है ब्रेन का। जो भी रेस्पिरेटरी में रिदम्स बनती हैं, ठीक है, जैसे हम इनहेल करते हैं, एक्सेल करते हैं, वो किसकी हेल्प से होता है? मेडुला रीजन की हेल्प से। तो मेडुला रीजन के पास एक छोटा सा और रीजन होता है, दैट इज़ पोन्स रीजन। अगर आपको ब्रेन का डायग्राम याद होगा तो वहाँ पे उसके अलग अलग रीजन्स होते हैं। ठीक है, ये जो पोन्स रीजन है और मेडुला रीजन है, ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ब्रेन की रेगुलेशन के लिए, ब्रेन की एक रिदम बनाने के लिए, सॉरी, उसकी रेस्पिरेशन की एक रिदम बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन एक और है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये देखिए न्यूमोटैक्सिक सेंटर, इसका क्या काम है? ये रिदम सेंटर, इसको रिदम सेंटर कहा जाता है। ठीक है, जो भी ब्रीथिंग हम करते हैं, जैसे इंस्पिरेशन करते हैं, एक्सपीरेशन करते हैं, तो वो उसको कौन रेगुलेट करता है? मेडुला रीजन। ठीक है, और जो रिदम बनती है ना वो कौन करता है रेगुलेट? मेडुला रीजन। लेकिन जो
पोन्स रीजन है ब्रेन का, उसको क्या कहा जाता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, और जो क्या करता है, एक रिदम सेंटर करता है। मतलब वो रिदम के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल कौन है, पोन्स रीजन, मीन्स न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ठीक है, और इसके अंदर और कुछ खास नहीं है, बस यही क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, कौन सा रीजन है, किस रीजन को सेंटर कहा जाता है, रिदम सेंटर, और कौन सा रीजन इन्वॉल्व होता है रेगुलेशन के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट डिसऑर्डर्स रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के, ये 3 हैं, तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अस्थमा। अस्थमा क्या होते हैं कि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स पार्ट है, उसमें सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से उसको सांस की प्रॉब्लम होती है। एम्फीसीमा। एम्फीसीमा क्रोनिक डिसऑर्डर है, लंबे समय के लिए होता है, जो मेनली सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उनको ये प्रॉब्लम आती है। और लास्ट वन इज़ ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में क्या होता है, जो पत्थर की फैक्ट्रियाँ होती हैं, पत्थर को तोड़ के कुछ बनाते हैं, तो उनके मेनली लंग्स में इन्फ्लामेशन हो जाती है। ठीक है, लंग्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए उनको कहा जाता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे वाले, ठीक है, मास्क पहनने चाहिए, ताकि आपके लंग्स को कोई डैमेज ना हो सके। क्योंकि क्या होता है, जो भी टिश्यूज़ होती हैं ना लंग्स के अंदर, तो उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोलिफ्रेशन करवाता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है जी, तो इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश होता है। और आपकी जैसे ही आपने, मतलब आपको कल का टाइम दिया जाएगा, कल आपने नोट्स कंप्लीट कर लेना और रिवाइज़ कर लेना, और इससे नेक्स्ट आपका ओरल टेस्ट होएगा। ओके जी, थैंक यू सो मच।